नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान होना आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको आज से 20 साल बाद कितना पैसे की ज़रूरत है, कितना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए और आज से आपको उसके हिसाब से सेविंग और इन्वेस्टिंग करनी है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी है, रिटायरमेंट और टैक्स प्लानिंग करनी है। लेकिन जब मैं ये बोल रहा था तो आपको भी टेंशन हो गया ना। ज़्यादातर लोग अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये या तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, ऐसा लगता है बहुत सारा पेपर वर्क, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, और ऐसे में हम सोचते हैं हटाओ यार, जैसा चल रहा है चलने दो, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में SIP कर दी और बाकी बैंक में FD कर दिया। तो इसके कारण आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो आज मैं आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत आसान कर दूंगा, ऐसा कि बस आप महीने में कुछ मिनट देके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं और आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 6 स्टेप सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग जो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं और अपने सारे गोल्स पूरे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं आज की 6 स्टेप सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज इस फाइनेंशियल प्लानिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मेरा पूरा फोकस है कि फाइनेंशियल प्लान जो मैं आज बता रहा हूं वो सिंपल से सिंपल रहे, क्योंकि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान वो है जो सिंपल है और इफेक्टिव है। अगर वो प्लान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो अच्छा प्लान नहीं है। तो अगर आपका फाइनेंशियल प्लानर आपको बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स, बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट प्लान, ये सब कुछ सुझा रहा है तो आप मान सकते हैं कि वो अच्छा फाइनेंशियल प्लान नहीं दे रहा। पहली क्वालिटी अच्छे फाइनेंशियल प्लान की है कि वो बहुत सिंपल होता है। तो ये 6 स्टेप्स कौन से हैं? पहला है सेविंग्स, फिर आता है आपके लोन्स या डेट, फिर आता है इंश्योरेंस, उसके बाद चौथा आता है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, पांचवा टैक्स प्लान और फिर है रिटायरमेंट प्लान। तो आज हम ये सारे 6 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, जिससे वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनेंशियल प्लान कैसा होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेविंग्स के साथ। आपको एक थंब रूल याद रखना है कि आपके महीने का खर्चा जितना है आपके घर में, मान लीजिए आपका घर 30,000 रुपए महीने के खर्चे पे चलता है, जिसमें बच्चों की मंथली फीस, राशन, बिल्स सब पे हो जाते हैं, तो आपको इतना पैसा सेविंग्स अकाउंट में सेफ रखना है कि 6 महीने तक आपका घर चल सके। यानी कि अगर आपका महीने का खर्चा 25,000 है तो आपको 1.5 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में रखना है। कल को कुछ हो जाए, जिससे आपका जॉब चला जाए, तो आपको 6 महीने तक मौका रहेगा नई जॉब ढूंढने का। तो 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड जो आपके सेविंग्स अकाउंट में होगा। लेकिन मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप सेविंग्स अकाउंट में भी FD जितना इंटरेस्ट पा सकते हैं और जब चाहें उस पैसे को उसी दिन निकाल सकते हैं। तो ये आप कैसे करेंगे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई सेविंग्स, वो पैसा जो आपको सेविंग्स अकाउंट में रखना है आपके 6 महीने की अर्निंग के बराबर। आपका पहला फाइनेंशियल स्टेप। सेकंड स्टेप है कि कौन से ऐसे लोन्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जिस पे पे करना पड़ता है। जैसे 2 तरह के लोन्स होते हैं, अच्छे लोन्स और बुरे लोन्स। अच्छे लोन्स कौन से हैं? हाउसिंग लोन अच्छा है क्योंकि वो बहुत सस्ता है, 8% 8.5% के आसपास, उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत है, तो वो प्रीपे करने की जल्दी मत करें। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल लोन है जिस पे आप 12 से 14% पे कर रहे हैं और साथ में आप म्यूचुअल फंड्स में भी लगा रहे हैं जो आपको 14-15% का रिटर्न देगा, तो म्यूचुअल फंड्स में लगाने से बेटर है कि पहले आप पैसा जमा करिए और इस लोन को जिस पे आप 13-14% पे कर रहे हैं उस लोन को खत्म करिए। तो सेकंड स्टेप है बुरे वाले लोन्स, हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को खत्म करना। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से भी पहले आपका फोकस है वो सारे लोन्स खत्म करना जिस पे 12% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। ये है सेकंड स्टेप, महंगी EMIs को बंद करना। अब आता है थर्ड स्टेप, इंश्योरेंस, और ये वो स्टेप है जो बहुत लोगों को डरा देता है। मैंने कितने ही ऐसे लोगों को देखा है हमारी फिनबॉक्स में, मास्टर प्लान में, जब ये लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, तो रिव्यू के लिए पोर्टफोलियोज आते हैं और ये देख के मैं हैरान हो जाता हूं कि कुछ लोगों के पास 10-12 इंश्योरेंस पॉलिसीज, साथ ही 50 म्यूचुअल फंड्स और 100 से ऊपर स्टॉक्स हैं। ये सब कुछ एक पोर्टफोलियो में, इतना कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो। तो इंश्योरेंस इतने सारे 10-12 मैं देखता हूं, यूलिप्स होते हैं, मनी बैक्स होते हैं, एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, टर्म प्लान्स होते हैं, ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंश्योरेंस को बिल्कुल सिंपल रखिए। पहली चीज लाइफ इंश्योरेंस,
दूसरी चीज मेडिकल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, घर में जो जो मेंबर अर्निंग है, जैसे अगर आप घर में कमाते हैं और कोई नहीं कमाता, तो आपकी साल की अर्निंग कितनी है? अगर आपकी साल की सैलरी 4 लाख रुपए है तो उसका 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, यानी कि 4 लाख इंटू 20 जो होता है 80 लाख। तो आपको 80 लाख का बेसिक लाइफ कवर लेना है, साथ में क्रिटिकल इलनेस कवर आप ले सकते हैं। और कोई इंश्योरेंस आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं जो अर्न नहीं करते, उनको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी ऐसा है जो अर्निंग नहीं है, उनकी लाइफ इंश्योरेंस मत लीजिए। जो अर्निंग है उनकी एनुअल सैलरी का 20 टाइम्स लाइफ कवर लीजिए, और ये बहुत सस्ता होता है। रफली अगर आप 30-35 साल के आसपास हैं तो 10-11 हज़ार रुपये साल का प्रीमियम आएगा, यानी कि 1000 रुपये महीने से भी कम, और आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके बारे में और जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको कार्ड और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपका लाइफ इंश्योरेंस वाली प्रॉब्लम खत्म। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए घर पे। आप, आपके स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि 1.5-2 लाख रुपए सबके लिए, क्योंकि कुछ भी अगर किसी को होता है तो 2-3 लाख रुपए का बिल तो बन जाता है। तो पर पर्सन आप ये मान लीजिए कि आपको 2 लाख रुपए के आसपास का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। ये कम भी हो सकता है, अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो इंश्योरेंस ना लेने से बेटर है कि लाख रुपए का ले लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर मेंबर के हिसाब से आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये करके आपके पास लाइफ इंश्योरेंस आ गया, क्रिटिकल इलनेस आ गया और हेल्थ इंश्योरेंस आ गया। आपकी इंश्योरेंस की नीड्स खत्म हो गई। अब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन, मनी बैक, प्रीमियम वेवर, ये सब कॉम्प्लिकेशंस में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक 2 पॉलिसी सबके लिए लीजिए, खत्म हो गया आपका इंश्योरेंस। तो आपके फाइनेंशियल प्लान के 6 में से 3 स्टेप्स अब खत्म हो गए। आधा फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी हो गई। और अब आपको लग रहा होगा कि ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, चौथा, जो है आपका इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में कर सकते हैं। इक्विटी में आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकते हैं। उसके बाद गोल्ड में भी डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। इसके अलावा रियल एस्टेट होता है। तो हम एक एक करके इन सब की बात करते हैं। इक्विटी में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। मेरी पर्सनल सलाह है ज़्यादातर लोगों को, अगर आपका रिटायरमेंट दूर है और आपके गोल्स भी दूर है, अगर बच्चों की शादी को टाइम है, एजुकेशन में खर्चा करने में अभी थोड़ा टाइम है, तो थोड़ा एक्सपोजर आपको स्टॉक्स में ज़रूर लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में लेना चाहिए, ये आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विस, जहां हम आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करके कितना पैसा आपको कहां लगाना है और कौन से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, ये हम प्रोवाइड करते हैं हमारी फिनबॉक्स सर्विस में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर कार्ड और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके उसके बारे में और पढ़ के, समझ के, या आप हमें फोन कर सकते हैं, स्क्रीन में जो नंबर है, इस सर्विस के बारे में और जानने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमारी मदद लें या किसी की भी मदद लें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप खुद अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, तो आपको जरूर खुद इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। किसी की भी एडवाइस आपको नहीं लेनी चाहिए, हमारी भी नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको, मैं समझता हूं कि स्टॉक्स में कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो ना तो खुद स्टॉक्स पिक करना चाहते हैं, ना ही किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश तो जरूर करना चाहिए। यहाँ एक थंब रूल और है कि आपकी जितनी अर्निंग है, जैसे महीने का अगर आप 50,000 रुपए कमाते हैं, तो उसका कम से कम 20% यानी कि 10,000 रुपए आपको किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहिए। यानी गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में अगर आप महीने का 50,000 कमाते हैं, तो 10,000 रुपए इन चारों के कॉम्बिनेशन में आपके लगने चाहिए, या उससे ज्यादा लगें तो और अच्छा है। अगर आप स्टॉक्स में किसी की एडवाइस से या खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, तो म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश जरूर करना चाहिए। ये वो एसेट क्लास है जो गोल्ड, रियल एस्टेट से ज्यादा रिटर्न्स आपको जरूर देगा लॉन्ग टर्म में, और ज्यादा टैक्स फ्रेंडली भी है। तो म्यूचुअल फंड इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। स्टॉक्स हो तो और बेटर है। सेकंड आता है गोल्ड। गोल्ड में भी हर किसी को निवेश करना चाहिए, और उसका बेस्ट जरिया गोल्ड ज्वेलरी खरीदना नहीं है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं। जब उसको हम पिघलाते हैं तो उस समय डिडक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, रिटर्न्स अच्छे नहीं होते। गोल्ड लेने का, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं,
तो बेस्ट तरीका है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें गोल्ड जितना प्राइस एप्रिशिएट होगा उसका वो रिटर्न तो आपको मिलेगा, लेकिन 2.5% आपको फिक्स्ड एनुअल रिटर्न भी मिलेगा। तो इस सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड अकॉर्डिंग टू अस सबको जरूर लेना चाहिए। तो गोल्ड का आपका इन्वेस्टमेंट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के जरिए हो गया। इसके बाद आता है रियल एस्टेट। भारतीय लोगों को गोल्ड और रियल एस्टेट से खासा प्यार है, लेकिन रियल एस्टेट जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है मेरी नज़र में उतना अच्छा है नहीं। वो अच्छा इसलिए लगता है कि हम सालों उसे लेके छोड़ देते हैं, वहीं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में हम हर साल बदलाव करते हैं, तो रिटर्न्स गैदर हो नहीं पाते, कंपाउंड हो नहीं पाते। रियल एस्टेट हम 20-20 साल के लिए छोड़ते हैं, इसलिए अच्छा रिटर्न देता है। तो रियल एस्टेट में मुझे लगता है कि एक घर आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि पहला घर जब आप होम लोन पे लेते हैं तो काफ़ी सारे डिडक्शंस मिलते हैं, तो वो होम लोन बहुत सस्ता पड़ता है। वो आपको एक तरीके से नेगेटिव पड़ता है, इन्फ्लेशन से अगर एडजस्ट कर दो तो एक तरीके से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे आपको पड़ता है टैक्स डिडक्शंस के बाद। तो एक घर खुद के रहने के लिए सबको जरूर लेना चाहिए, और होम लोन लेके भी आप उसे जरूर ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको कोई परमानेंट शॉप चाहिए या ऑफिस चाहिए, तो अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आप एक ऑफिस भी ले सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रियल एस्टेट मुझे तो नहीं पसंद। एक तो पेपर वर्क का झंझट, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का झंझट, कब्जा हो जाने का डर, मेंटेनेंस, किराएदार को हटाने का, भेजने का, उसके लिए रिपेयरिंग करके देने का, ये सब का झंझट। ये सब को अगर आप काउंट करें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं है। अगर आप फुल टाइम रियल एस्टेट का काम करते हैं तो अलग बात है, आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन 1-2 घर ले लिए, किराए पे चढ़ा दिया या कभी खरीद दिया ओकेजनली फिर बेच लिया, उसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। उस उलझन में नहीं फंसना चाहिए। रियल एस्टेट ऑफिस के लिए, खुद के रहने के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो अब आपका ये इन्वेस्टमेंट प्लान भी क्लियर हो गया, लेकिन अभी एक डाउट है, आपको कितना स्टॉक्स में लगाना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, कितना गोल्ड में लगाना चाहिए। ये आपके इंडिविजुअल गोल्स, आपकी नीड्स और आपके एम पे डिपेंड करेगा। तो इसका मैं कोई थंब रूल दे सकूं वो सही नहीं है, क्योंकि ये हम लोग सबकी रिस्क प्रोफाइलिंग करके उनके हिसाब से बताते हैं, लेकिन ये तीनों में कुछ ना कुछ एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। तो आप 3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए और साथ ही गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के जरिए। कितना कितना आप करेंगे ये मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि मैं कोई थंब रूल नहीं दे पाऊंगा। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, सिंपल। स्टॉक्स में करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो 3-4 म्यूचुअल फंड्स, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, और घर खुद के रहने के लिए होम लोन पे ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। देखिए, टैक्स प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक तो उन लोगों को है जो साल का 6 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। तो अगर आपकी उससे कम इनकम है तो बहुत ज़्यादा टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों की कॉलेज फीस हो गई, उसका डिडक्शन मिल जाएगा, कुछ और खर्चों का डिडक्शन मिल जाएगा, LIC पॉलिसी है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत टैक्स सेविंग फंड्स में निवेश कर लीजिएगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपकी 6 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है तब आपको अच्छी टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। 80C को पूरा यूज करिए, जिसमें 1.5 लाख तक आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में और लाइफ इंश्योरेंस खरीद के अपनी इनकम को कम दिखा सकते हैं। तो अगर आप 7.5 लाख रुपए कमाते हैं, 1.5 लाख आपका 80C में चला गया, वो आपकी इनकम में काउंट नहीं होगा। आप 50,000 रुपए का NPS ले लीजिए, उसका रिडक्शन मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का रिडक्शन मिल जाएगा, होम लोन का रिडक्शन मिल जाएगा। तो ये सारे डिडक्शंस ले लीजिए, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये टैक्स प्लानिंग। पूरी टैक्स प्लानिंग पे मैंने ये एक वीडियो बनाया था, इसे जरूर देख लीजिएगा। तो इस टैक्स प्लानिंग को कैसे करना है ये आप समझ जाएंगे। इसके बाद आता है लास्ट चीज, जो है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग भी बहुत सिंपल है। आप ये देख लीजिए कि आपका आज का खर्चा कितना है। तो मान लीजिए अब आपको रिटायर होने में 15 साल है, तो आज से आप उतना पैसा NPS में डालिए कि आज से रिटायरमेंट के बाद आपको 55,000 रुपये महीना मिलने लगे। तो आपको बस ये देखना है, कोई SIP कैलकुलेटर खोलना है, गूगल में SIP कैलकुलेटर खोल लीजिएगा। उसमें आप ये देखिए कि कितना आप इस महीने से निवेश करेंगे, और वो 10-11% से बढ़ेगा, जो कि NPS रिटर्न देता है 10 से 12%। तो आप 10 या 11 ले लीजिएगा। तो आप कितना आज पैसा डालें कि वो 10-11% से बढ़े, तो आपको 60 साल के बाद एनुइटी प्लान से, अगर आप उस पैसे का एनुइटी प्लान ले लेंगे, तो आपको 55,000 रुपये मिलने लगेंगे। ये सब कुछ अगर आपने कर लिया
तो आपका 6 स्टेप फाइनेंशियल प्लान खत्म हो गया, आपने अपनी लाइफ को सिक्योर कर लिया। तो ये इतना सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाने हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट्स को कम से कम रखना है ताकि पेपर वर्क कम रहे। आपको कल को कुछ हो तो आपके परिवार वाले उन पेपर्स को संभाल सकें, समझ सकें और आपने जो इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चीज़ों को सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान वो है जो सिंपल है। अब आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो गई, आपने 3-4 म्यूचुअल फंड्स ले लिए, 1-2 टैक्स सेविंग फंड्स ले लिए, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिया, एनपीएस ले लिया, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस और 6 महीने के बराबर सेविंग्स अकाउंट में जिसमें भी आप एफडी जितना रिटर्न पा रहे हैं उतना इमरजेंसी फंड रख लिया। ये सब कुछ आपने कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट, और ये इतना सिंपल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन। और तब तक आप मुझसे और ज़्यादा जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी अब आपके स्क्रीन पर है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।